नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है फिल्म निर्माण की विभिन्न प्रणालियां। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर को मैं 2 मिनट में समराइज़ करता हूं, ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। देखिए, जैसे जैसे तकनीक का स्तर बदलता है ना, वैसे बहुत सारी चीज़ें ना बदल जाती हैं, और ये तकनीक का स्तर फिल्मों को भी प्रभावित करता है। अगर हम पहले की फिल्मों की बात करें और आज की फिल्मों की बात करें, तो चेंजेस आए हैं, तो उस चेंजेस के आने का एक कारण टेक्नोलॉजी भी है। पहले कैसे कैमरे थे, आज कैसे कैमरे हैं। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, यानी कि फिल्म निर्माता जो होता है, उसका समाज को देखने का नज़रिया क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा फिल्म निर्माणकों को प्रभावित करता है। समय के साथ साथ फिल्म निर्माताओं का समाज को देखने का नज़रिया चेंज होता जाता है, और वैसे वैसे ही फिल्मों की थीम जो है वो भी चेंज होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और समय के साथ साथ क्या बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर कोई एक फिल्म निर्माता एक ही प्रणाली की फिल्म बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अन्य प्रणालियों का ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो इसी सिस्टम को लेकर चलना चाहता हो। कुछ निर्माता ऐसे हो सकते हैं जो 2 प्रणालियों को मिक्स करके मूवीज़ बनाएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यही पता चलेगा। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले उस वीडियो के दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, क्योंकि इस बुक में 7 चैप्टर हैं और 7 के सातों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि एक भी चैप्टर हम स्किप करते हैं तो अगले चैप्टर को समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में फिल्म निर्माण की विभिन्न प्रणालियाँ जो है, उसमें 6 प्रणालियों की चर्चा की गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि 6 की 6 प्रणालियाँ हमें समझ में आ जाएं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है 4 लाइन की, जो कि हमें यही बता रही है कि फिल्म निर्माण की 6 प्रणालियाँ हैं। अब देखिए, फिल्म निर्माण की विभिन्न प्रणालियों से हम समझे क्या। तो बिल निकोलस हैं, इनके अनुसार फिल्म निर्माण की 6 प्रणालियाँ हैं। पहली प्रणाली है काव्यात्मक, दूसरी है वर्णनात्मक, तीसरी है अवलोकनात्मक, चौथी है प्रतिभागी, 5वीं है प्रतिवर्तक या आत्मार्थक, और 6ठी है क्रियात्मक। अब जो ये प्रणालियाँ हैं, जो बिल निकोलस ने 6 प्रकार की जो प्रणालियाँ बताई हैं, ये प्रणालियाँ हमें ये बताती हैं कि फिल्म के निर्माण की जो शैलियाँ हैं, इनका विकास कैसे हुआ, इनका इतिहास कैसे था। हमें ये भी बताती हैं कि फिल्म निर्माता को फिल्म निर्माण की कौन सी शैली का पालन करना चाहिए, कौन सी शैली दूसरे से बेहतर है, या फिर क्या सारी जो शैलियाँ हैं वो एक दूसरे से प्रभावित हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये समझ पाते हैं कि क्या ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमें फिल्म निर्माण की काव्यात्मक वृत्तचित्र प्रणाली के बारे में बताया गया है। देखो, काव्यात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पोइटिक, और वृत्तचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। यानी कि पोइटिक डॉक्यूमेंट्री जो मूवी सिस्टम है, यानी कि काव्यात्मक वृत्तचित्र जो प्रणाली है, इसकी शुरुआत 1920 में हुई। ये जो प्रणाली है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रणाली है। ये केवल वही बंदा समझ सकता है जिसके अंदर फीलिंग है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, क्योंकि ये प्रणाली पूरी तरीके से ना इमोशनली है, फीलिंग बेस है। इस प्रणाली में पता क्या होता है, एक प्रणाली बिल्कुल एक ना रे में नहीं चलती है। इसमें फैक्ट नहीं होते हैं, इसमें अभिनेता वगैरह कास्टिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में ना दृश्य ऐसे होंगे जो कि हमें अंदर से फील करवा पाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसा कि आपकी किताब में भी एग्जाम्पल है। सपोज डेट आप बहुत सैड हैं। अगर आप बहुत सैड हैं तो कैसी वीडियो देखेंगे? डेफिनेटली सैड वाली वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप खुद सैड हैं और ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेंगे जो आपको और सैड बना दे। अब ऐसे में पता क्या होगा, एक बिल्कुल थीम ना फील कीजिए। क्या थीम फील करनी है आपने? कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अब ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये किस चीज़ का सिंबल होगा? ये सिंबल होगा रोने का। तो कह रहा है, इस जो पोइटिक डॉक्यूमेंट्री होती है ना, इसमें ना हमें अभिनेताओं की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कास्टिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है केवल फीलिंग की। लाइक डैट, अगर हम एक्टर को रोता हुआ दिखाना चाहते हैं तो हम पता क्या करेंगे, बारिश की बूंदें गिराएंगे। पीछे से एक ना सैड वाली टोन चल रही होगी और हम उस चीज़ को फील करेंगे।
हमें ऐसा लगेगा कि ये वीडियो हमारे लिए ही बनाई गई है, दिल को अंदर तक छू जाएगी। कौन सी? पोएटिक डॉक्यूमेंट्री। अब दूसरी बात यह है कि हम मोटिवेशन होना चाहते हैं, मोटिवेटिव होना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या फील करेंगे? हम फील करेंगे बहुत तेज़ी से भागना, और ऐसे में हम घोड़े को जो भागता हुआ देखेंगे तो उससे भी हमें फील होगा हाँ भाई कि ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। जैसे जो खेल का बंदा है, ये एग्जाम्पल सब आपकी किताब में है, जैसे जो खेल का बंदा है, कोई मैराथन में हिस्सा लेना चाह रहा है, वो रोज़ सुबह उठ के दौड़ लगा रहा है, या कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, रोज़ सुबह उठ के दौड़ लगा रहा है, तो किससे मोटिवेशन ले सकता है? घोड़े से, कि मुझे इतनी तेज ऐसे ऐसे भागना है। तो पता है पोएटिक जो डॉक्यूमेंट्री है ये ना फीलिंग और इमोशन से जुड़ी हुई है। इसमें एक्टरों को ना दिखाकर कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हमें अंदर से बिल्कुल प्रभावित कर दें। इनका कोई आकार नहीं होता, ये निराकार होती हैं, ये कविता की तरह होती है, एक शैली में स्वच्छंद होती हैं। ऐसी फिल्म की कल्पना करो आप, फिर से कह रहा है, एक इमेजिनेशन करो, पानी बह रहा हो, पानी गिर रहा हो, आप देखिए शूटिंग कैसे हो रही है वहाँ पर। सपोज डैट मैं बोलूँ कि आप दिल्ली के बारे में कल्पना कीजिए, तो दिल्ली 6 फिल्म देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। दिल्ली की जब हम कल्पना करेंगे तो क्या कल्पना करेंगे कि बिल्कुल इस प्रकार से शूट किया गया होगा कि इंडिया गेट आना चाहिए, लोटस टेम्पल आना चाहिए, कुतुब मीनार आना चाहिए, कनॉट प्लेस दिखना चाहिए, मेट्रो दिखनी चाहिए, हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति दिखनी चाहिए। फिर आप क्या देखेंगे? जो बड़ी बड़ी इमारत हैं, इनके आसपास स्मारक हैं, इनके हिस्टोरिकल जो प्लेस है, इनके आसपास कबूतर, भुट्टे वाले जो कबूतरों को दाना डालने के लिए बैठे होंगे वहाँ पर, ट्रैफिक जाम। जब ये सारी चीज़ दिखेंगी तो हम क्या कहेंगे? दिल्ली। लेकिन जब हम बात करेंगे मुंबई की तो भीड़ भाड़ वाले स्टेशन, भीड़ भाड़ वाली धारावी बस्ती, तो हम कहेंगे यार ये मुंबई है। यानी कि जो पोएटिक डॉक्यूमेंट्री होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। इसमें हमें एक्टर वैक्टर की जरूरत नहीं है, कास्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें बस हम ऐसे दृश्य प्रस्तुत करेंगे जो बंदे को अंदर से क्या कर दें? बिल्कुल इमोशनली कर दें, ये दर्शकों का मूड बना दें। जो हम संगीत सुन रहे हैं उस टाइप के, इसमें धीमी गति से रंग चढ़े हुए चित्र, ऐतिहासिक फुटेज, इनका यूज़ किया जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन आया कि पोएटिक शैली से हम क्या समझते हैं, यानी काव्यात्मक शैली से क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे कि काव्यात्मक शैली में हमें एक्टिंग की जरूरत नहीं है, कास्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? फीलिंग और इमोशंस की। ठीक है, आई होप सो आपको एक काव्यात्मक शैली समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, बट वीडियो बेमतलब में लेंथ हो जाएगी। इस पैराग्राफ में आपके इतने कुछ यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, आप चाहो तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो यूट्यूब पर। अदरवाइज अगर आपने बहुत ध्यान से लेक्चर सुन लिया तो आई होप सो आप फील कर ही लोगे कि पानी छरछर 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 बह रहा है। ठीक है, या फिर हम गुस्से में तो हम कैसी वीडियो देखना चाहेंगे? गाड़ियाँ तेज की तेज चल रही हैं, एकदम से साएँ 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 साएँ, और फिर बंदा एक जगह जाकर क्या कर रहा है? अपने आप को किसी मैखाने की ओर ले जा रहा है, और फिर वहाँ जाकर अपने आप की सैडनेस पूरी पूरी उतार रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हमें फीलिंग और इमोशंस का एहसास दिलाती हैं। चलिए दूसरी डॉक्यूमेंट्री पे चलते हैं। दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री है वर्णनात्मक। देखिए वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव नाम भी पता चला है ना, वर्णन कर रहे हैं। जैसे आप दूरदर्शन पर देखिए, समाचार के दिखाया जा रहा है, रियलिटी शो जो दिखाए जा रहे हैं उसमें किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्री। तो इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और ये आज भी बहुत लोकप्रिय है। जब भी हम किसी की बायोग्राफी दिखाएंगे तो इसी में दिखाएंगे। बिल्कुल नेचुरल है ये, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत, ज़्यादा एडिटिंग वेटिंग की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल साइंटिफिक है। जितनी भी आत्मकथाएं होंगी यानी कि बायोग्राफी होंगी वो इसी माध्यम से ही दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि उसमें उसका वर्णन किया जा रहा है, उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पता है क्या होता है वर्णनात्मक प्रणाली में? इसमें ना इसमें भी कास्टिंग की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं होता, इसमें महत्व होता है आवाज़ का, कि सामने एनिमेशन चल रहा है बिल्कुल और पीछे से एक आवाज़ आ रही है। अब वो आवाज़ उस बंदे की होगी जिस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करना चाहते होंगे? सुनना चाहते होंगे। लाइक दैट आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? डिस्क्रिप्टिव। हालांकि यहाँ पर हम चित्रों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम PDF का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप वॉइस ऑफ गॉड कमेंट्री में देख सकते हैं, जहाँ पता क्या होगा, बोलने वाला बंदा सुनाई देगा, स्पीकर सुनाई देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मॉर्गन लेविस की हैप्पी मूवी जो है वो इसी टाइप की है, ट्रेलर देख सकते हैं आप। द ओरिजिन्स ऑफ मैन, ये भी यूट्यूब पर है। इसी प्रकार से पेंगुइन और लव स्टोरी से अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। तो इसमें क्या होगा, बोलने वाला बंदा ना बोलेगा, उसकी आवाज़ में दम होगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा, केवल सुनाई देगा।
लेकिन इस वाली प्रणाली में पता है क्या दिक्कत है? इस वाली प्रणाली में दिक्कत यह है कि इसमें पुरुषों का दबदबा रहा है, यानी कि महिलाओं की आवाज़ों को इसमें इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, केवल प्रशिक्षित पुरुषों की जो आवाज़ है उसका दबदबा रहा है इस प्रकार की फिल्मों में। फ्रेंच भाषा में जीन लॉयनर और अंग्रेजी भाषा में ऑर्सन वेल्स और अर्नेस्ट हेमिंगो की जो आवाज़ें हैं वो बहुत फेमस आवाज़ें रही हैं। वर्णनात्मक प्रणाली यानी एक्सपोजिटरी मोड की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल लॉजिकल होती है, न्याय सिद्ध होती है, और इसमें स्वर का ही दबदबा है। जितना अच्छा स्वर उतनी अच्छी हम ये कहेंगे कि ये वाली डॉक्यूमेंट्री उतनी आगे बढ़ेगी। इस संदर्भ में हमें छवि की स्थिति जो हो जाती है वो निम्न हो जाती है, यानी कि जो चित्र हैं वो सेकेंडरी भूमिका निभाते हैं, जबकि जो प्राइमरी भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? केवल और केवल जिनकी आवाज़ अच्छी है। तो टेलीविज़न और फिल्मों में इस प्रकार के स्वर अपने वर्चस्व जिस भी प्रणाली में अपनाएं, आप कह देना ये कौन सी प्रणाली है? वर्णनात्मक प्रणाली है। तो अगर क्वेश्चन आ गया काव्यात्मक प्रणाली और वर्णनात्मक प्रणाली में अंतर बताइए, तो बता देंगे आप। इसके अलावा वर्णनात्मक प्रणाली में ना क्या चीज़ें चाहिए? जो भी बंदा वर्णन कर रहा होगा उसे चीज़ों के ना ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, चीज़ों के समझ के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो सुन रहा होगा उसे भी उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएंगी। तो वर्णनात्मक प्रणाली एक तरीके से कुछ सोशोलॉजर का ये मानना है, समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि सामान्य ज्ञान, समझ और बुद्धि पर निर्भर होती हैं, ये समय और परिस्थिति पर निर्भर होती है। इसे कहना और समझने वाला, जो कहने वाला और समझने वाला दोनों का ज्ञानी होना जरूरी है, अन्यथा ये निरर्थक हो जाएगी। तो जो काव्यात्मक प्रणाली है और जो वर्णनात्मक प्रणाली है, इन दोनों में अंतर आएगा। आई होप सो आप कर देंगे। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, बट लाइक 200-250, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाएं। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे चैप्टर में अवलोकनात्मक प्रणाली के बारे में बताया गया। देखिए, अवलोकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जांचना, परखना। अवलोकनात्मक प्रणाली जो है वो ये 1960 के दशक से शुरू हुई है, और इसमें ना अब हम टेक्निकली आगे बढ़ जाएंगे और फिल्म निर्माता का समाज को देखने का नज़रिया भी आगे बढ़ जाएगा। यानी कि शुरुआत में फिल्म निर्माता केवल फीलिंग एंड इमोशंस को डाल रहा है, दूसरे वाले में क्या कर रहा है? आत्मकथाओं का वर्णन कर रहा है, और अब अवलोकनात्मक में वो क्या करेगा? अब वो सामाजिक स्तर से जुड़ेगा, अब वो तकनीक का यूज़ करेगा, वो कैमरे का यूज़ करेगा, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर का यूज़ करेगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इस प्रणाली में म्यूज़िक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इस प्रणाली में वर्णनात्मक प्रणाली की तरह स्वर की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फिल्म का पात्र होगा, इसमें जो फिल्म का कैरेक्टर होगा, वो ऐसा व्यवहार करेगा कि फिल्म निर्माता, यानी कि वो इस प्रकार से शो करेगा कि सामने ना डायरेक्टर नहीं है, सामने कैमरा नहीं है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करेगा। 16 मिलीमीटर के कैमरे और हल्के साउंड रिकॉर्डर, इन्होंने नागरा के अवलोकनात्मक प्रणाली के विकास में मदद करी है, क्योंकि अब फिल्म निर्माता हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब फिल्म निर्माता को वहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो बस कैमरे के सामने जाकर बैठेगा। तो लोग ऐसे में उन एक्टरों की डिमांड बढ़ जाएगी जो नेचुरली एक्टिंग करेंगे। कुछ हैं हमारे एक्टर, लेकिन मैं उनका यहाँ नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे डेविड मैकडॉगल 1997 में न्यू बॉय, दून स्कूल क्रॉनिकल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पे इनके ट्रेलर देख सकते हो। तो अवलोकनात्मक प्रणाली कुल मिलाकर क्या है? अवलोकनात्मक प्रणाली में तकनीक का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, समाज की पैठ होगी। इसमें जो निर्माता होगा उसकी जो भूमिका होगी वो भूमिका होगी अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब पता क्या है? यानी कि आप दीवार पर हो, यानी कि आप सामने नहीं हो, आप वहाँ पर मौजूद तो हो, लेकिन सामने वाले बंदे को ऐसा लग नहीं रहा कि आप हो, वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग कर रहा है बिना किसी हस्तक्षेप के। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर ये फिल्में बनाई जा रही हैं उन लोगों की अनुमति ली जाती है सबसे पहले इसमें, कि हाँ भाई आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और हम जो उसमें दिखा रहे हैं उसका इस चीज़ से नाता है। अनुमति लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। पहले लोग मौखिक अनुमति दे देते थे, लोग विश्वास कर लेते थे, अब आजकल सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं। इसके अलावा जो अवलोकनात्मक प्रणाली होती हैं, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, ये उसी समय के हिसाब से होती हैं जिस टाइम पीरियड में इसे दिखाया जा रहा है। ये उस समय की समस्याओं के बारे में, उस समय की समझ के बारे में फीलिंग्स देती हैं कि हाँ हमारे आसपास ऐसी व्यवस्था है। इस जैसे कि एग्जांपल है डेविड मैकडॉगल की फिल्म है न्यू बॉयज़, मॉन ठहराओ।
ये खाली स्थानों को ऐसे दिखाती है मानो कि हम उस अनुभव को जी रहे हैं। देखिए, एक वास्तविक फिल्म जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक बैठे बैठे ना उस फिल्म को फील कर जाए, उसे पता ही न चले समय बीत गया है। अगर सैडनेस है तो देखते देखते वो रो जाए, खुशी है तो देखते देखते वो हंस जाए। मूवीज़ वास्तव में ऐसी होनी चाहिए, जो कि आज की मूवीज़ में ख़त्म हो चुका है। फिल्म निर्माता अनुशासित तौर पर अलग रहता है, किसी चीज़ को बाधा नहीं पहुंचाता, और वो खुले रूप में सहज रूप से रिकॉर्डिंग होती है। ये सब होता है अवलोकनात्मक प्रणाली में। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए अवलोकनात्मक प्रणाली के कि प्रतिनिधि और सारगर्भित क्षणों को शामिल करने के लिए फिल्म निर्माता की इसमें क्षमता दिखाई जाती है। वर्णनात्मक प्रणाली के एक पार्श्व स्वर के विपरीत अवलोकन संबंध जो प्रणाली है वो फिल्मांकन के स्वर और छवियों को रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ वर्णनात्मक प्रणाली में देखिए स्वर की दबदबा होता है, तो वहीं यहाँ पर छवियों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि फोटोग्राफी की जाती है बड़े पैमाने पर। इसमें सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जाती है, कैमरे की उपस्थिति होगी, स्वर साउंड का यूज़ किया होगा और बड़े बड़े टेक लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल माइकल ब्लेर, रॉबर्ट ट्रू, रॉबर्ट फ्लैटी, रिचर्ड लिकॉक, जीन राउच और डेजिगा वर्टाउ जैसे कुछ फिल्म निर्माता जो इस शैली के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मूवीज़ जैसे आफ्टर लाइफ 1999, बैड बॉयज़ 1961, चिल्ड्रन ऑफ हिरोशिमा 1952 ऐसी फिल्में जो इस शैली में बनाई गई हैं। इन फिल्मों के ट्रेलर देख लो आप, डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि है क्या। चौथी प्रणाली है वो है प्रतिभागी प्रणाली। नाम में लिखा हुआ पार्टिसिपेट, यानी कि प्रतिभागी। इसमें पता क्या करेगा डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर ये करेगा वो खुद ही जाएगा, लोगों के साक्षात्कार लेगा और उस हिसाब से क्या होगा मूवीज़ बनती जाएगी। यानी कि जाएंगे, हाँ जी आपकी क्या समस्या है, ये अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। यानी कि इसमें ना ऐसा लगेगा ही नहीं कि निर्माता फिल्म की बस केवल शूटिंग करवा रहा है, बल्कि वो तो एक्टिंग भी कर रहा है। मोस्टली जो जियोग्राफिक चैनल हैं उनमें इसी प्रकार की प्रतिभागी व्यक्तित्व शैली दिखाई जाती है। तो अगर हमें बताता है कि सोशोलॉजर जो हैं और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये पता है क्या लोगों के जीवन की जांच करने के लिए प्रतिभागी प्रणाली का समर्थन करते हैं कि वास्तव में अगर हम किसी जनजाति के बारे में जानना है ना तो हमें वहाँ जाना चाहिए, वहीं पर समय गुजारना चाहिए, उन लोगों की इन्वायरमेंट को समझना चाहिए, उनके नेचर को समझना चाहिए। तभी हम किसी समाज की ना छवि दिखा सकते हैं, क्योंकि पढ़कर ना हम फील नहीं कर पाते। हम जब वहाँ, जैसे मान लो मुझे असम की जनजाति पर किसी जनजाति पर फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले ना मुझे असम में जाकर रहना चाहिए 6 महीने, उन जनजातियों के जीवन को ना गौर से देखना चाहिए, और अपनी फिल्म की शूटिंग में उन्हीं जनजातियों के लोगों को रखना भी चाहिए। और उसके लिए मुझे खुद उन लोगों के साथ वार्तालाप करने चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए, और उसी को वैसा वैसा शूट कर लेना चाहिए बिना किसी चटक मटक के। तब मैं कहूँगा कि ये प्रणाली कौन सी है, प्रतिभागी प्रणाली है। तो यही बात इसमें लिखी है कि प्रतिभागी प्रणाली क्या होगा, इसमें फिल्म निर्माता किसी स्थिति में लंबे समय तक वहाँ रहेगा, उन पात्रों, चरित्रों, विषय के साथ मिलकर एक हो जाएगा जिसका वो अवलोकन और समीक्षा कर रहा है। इवन शोधकर्ता से अपेक्षा की जाएगी वो लोगों को निष्पक्षता और दूरी बनाए रखे, यानी कि लोगों के मामले में हस्तक्षेप ना करे, केवल उनको जाने। फिल्म निर्माता भी लोगों की बातचीत को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जैसी चीज वो ये नहीं कहेंगे तुम हमारे हिसाब से बनाओ, वो उनके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे जैसा वो करे। जैसे अगर मुझे वैसे जो मूवी बननी है आजकल की, उसमें क्या होता है फिल्म निर्माता अपने हिसाब से शूटिंग करवाता है। लेकिन प्रतिभागी प्रणाली में जब हम किसी जनजाति के बारे में बता रहे हैं तो हम अपने हिसाब से नहीं, वास्तव में उनका जीवन कैसा हम जाके सिर्फ शूट करेंगे। ये प्रणाली 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग करना संभव हो चुका था। इस प्रणाली का उपयोग पात्रों, चरित्रों, विषय वस्तु के साक्षात्कार में किया जाता है। 2011 में रॉस मैकलेव की फिल्म एक द फोटोग्राफिक मेमोरी, ये इस प्रणाली का एक एग्जाम्पल है। फिल्म निर्माता अपने बेटे के साथ बात कर रहे होंगे, फिल्म में एक बहस करने वाले तर्कशाली किशोर के रूप में बड़े हो रहे बच्चे की दुविधा को दिखाया जाएगा। यानी कि एक बच्चा है जिसकी लॉजिकल पावर बहुत अच्छी है, वो अपने फादर से बातचीत कर रहा है, उसके उस बच्चे के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस फिल्म में इन दोनों के डायलॉग्स के बारे में बताया गया। इसके अलावा जीन रॉच की क्रॉनिकल ऑफ समर, एडगर मोरिन की पोर्ट्रेट ऑफ जैसन, डॉजिगा वर्टो की द मैन विद द मूवी कैमरा, ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जो प्रतिभागी प्रणाली में बनाई गई हैं, जिनके अगर आप चाहो, समय हो आपके पास, तो ट्रेलर देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। तो इस प्रणाली की एक खास बात तो ये हो ही गई कि डायरेक्टर इसमें क्या क्या भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा ये यथार्थवादी होंगी। देखिए, यथार्थवाद को इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म, यानी कि सच्चाई की ओर। और इस फिल्म निर्माण की शैली का श्रेय जाएगा जीन राउच को। फिल्म डेजिगा वर्टो रॉबर्ट फ्लैटी से प्रेरित है। इस विद्या में फिल्म निर्माता कैमरे के सामने खुद आएगा, अपने पात्रों, चरित्र और विषय वस्तु को बातचीत से प्रभावित करेगा। कैमरे की भूमिका को भी स्वीकार किया जाएगा, जबकि जो पिछली वाली शैली हमने पढ़ी थी वहाँ कैमरे की भूमिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों को लगेगा नहीं कि सामने कैमरा है, लेकिन यहाँ पर लगेगा। फिल्म निर्माता किसी दृश्य यानी किसी सीन को खुद भी बना सकता है। जैसे 1961 के दशक में अगर हम बात करें तो क्रॉनिकल ऑफ अ समर एक
घटना का वर्णन करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, फ्रांस में यहूदी जनजातियों को जो भगाया गया था। हम सभी जानते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद जब फैला था, सबसे ज़्यादा समस्या किसको, यहूदी जनजातियों को। तो इनके बारे में जिस फिल्म में दिखाया गया, तो कैमरा दूर से उनके ऊपर फोकस करता है और राउच अपना मत प्रकट करते हैं और ऐसा लगता है कैमरा वहाँ पर है ही नहीं। तो फिल्म निर्माण की और भी शैली हो सकती हैं। किसी शैली में क्या होगा, आवाज़ों का दबदबा होगा, किसी शैली में नेचर का दबदबा होगा, किस शैली में चिंतनशील होगा, उत्तरदायी होगा, क्रियाशील मोड होगा। हर एक फिल्म की जो शैली है वो अपने आप में कुछ ना कुछ समाज के बारे में दिखा रही होगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर में प्रतिवर्ती शैली से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जो प्रतिवर्ती शैली है या फिर आत्मार्थक शैली है, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में इस शैली का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये शैली पता है क्या बताती है, ये बताती है कि जो फिल्म का हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, यानी कि फिल्म को जो दिखा रहे हैं, इसका कैसे गठन किया जाए, इसका निर्माण कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, जब हम फिल्म बना रहे हैं ना, यानी कि एक डायरेक्टर जब फिल्म बना रहा है तो केवल बात फिल्म बनाने से नहीं होती, उसे ये भी देखना होगा कि अगर मैं दर्शक हूँ, एक दर्शक की तरह भी उसे सोचना होगा कि अगर मैं दर्शक हूँ तो इस फिल्म में मैं क्या देखना चाहूँगा। तो यानी कि प्रतिवर्ती यानी कि आत्मार्थक प्रणाली में निर्माता फिल्म बनाएगा और फिल्म बनाने से के बाद सबसे पहले उसे देखेगा और ये देखेगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर मैं एक दर्शक हूँ तो मैं एक दर्शक के नज़रिए से इसे कैसे सोचूंगा। यानी कि फिल्म निर्माण और दर्शक के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है। इस संबंध को ध्यान में रखकर ही फिल्म निर्माता ये अपेक्षा करेगा कि एक फिल्म की रचना कैसे की जाए, लोगों की डिमांड क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं। जब इस आधार पर फिल्में बनेंगी तो उसके हिट होने की ज़्यादा से ज़्यादा आशाएं रहती हैं। उदाहरण के लिए, दर्शक के पास एक इमेजिन पावर होती है। जब दर्शक हॉल में बैठा है या टीवी के सामने बैठा है तो उसके पास क्या एक इमेजिन पावर है, और वो मान लेता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में सपोज दैट कोई मूवी है और उस मूवी को हम देखते देखते हम क्या मान रहे हैं कि यार इसमें तो हीरोइन का कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब का मेकअप कर रखा है, बेमतलब का कपड़े पहन रखे हैं, इसका कोई महत्व ही नहीं है। कह रहा है इस फिल्म में क्या होता है, दर्शक की कल्पना कर लेता है, दर्शक कल्पना कर लेता है और मान लेता है कि इस फिल्म में इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। फिल्म निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि फिल्म निर्माता को तो लगता है इसका बहुत तगड़ा महत्व है, लेकिन सामने बंदा जो बैठा है उसे नहीं लगता। जैसे बॉर्डर फिल्म अगर हम देखें तो बॉर्डर फिल्म में हर एक चीज़ सही दिखाई गई है, लेकिन एक गाना है जिसकी उस फिल्म में कोई ज़रूरत थी नहीं, ऐसा एज ए दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। लेकिन फिल्म निर्माता को उसकी ज़रूरत हुई होगी तभी तो, क्योंकि वो एक सैनिक की पर्सनल लाइफ भी तो हो सकती है, और वो कैसे मिस कर रहा होगा। तो प्रतिवर्ती प्रणाली में कुल मिलाकर क्या है, एक फिल्म निर्माता और एक दर्शक के बीच के संबंध को ध्यान में रखकर फिल्म निर्माता को फिल्म बनानी चाहिए। प्रतिवर्ती शैली हमें दर्शक के रूप में अपनी आत्मसंतुष्टि के बारे में बताती है। ये रचना के रूप में फिल्मों के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। ये उस सत्य पर सवाल उठाने के लिए हमें मजबूर करती है जैसा हम देखते हैं। द मैन विद द मूवी कैमरा जैसे कि मूवी हैं, ये संदेश देती हैं कि हमें कैमरामैन को दिखाकर एक फिल्म का निर्माण कैसे कर सकते हैं, फिल्म के किसी विशेष पार्ट की शूटिंग कैसे कर सकते हैं, फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। वर्टोगो भी हमें यही बताता है कि फिल्म के संपादक दौरान एक फिल्म निर्माता कहानी का निर्माण कैसे करता है। 1970 के दशक में नारीवादी डॉक्यूमेंट्री बड़े पैमाने पर आई, क्योंकि 1970 का जो दशक है वो महिलाओं का दशक माना गया है। यहीं से महिलावादी राजनीति शुरू हुई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय और भेदभाव के बारे में दिखाया जा रहा है। मर्दानगी, पुरुषत्व और नारीत्व के प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मूवीज़ का भी इसमें एक अहम योगदान रहा है। चैप्टर की अंतिम प्रणाली जो है वो है क्रियात्मक प्रणाली। क्रियात्मक प्रणाली में ये चीज़ें हैं, फिल्म निर्माण के इस तरीके में ये सवाल उठाया जाता है कि जो जानकारी हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो नॉलेज हैं, ये क्या हैं। यानी कि एक फ़िल्म को बनाते समय जो जानकारियाँ ली जाती हैं, जिस नॉलेज बेस पे फिल्में बनाई जाती हैं, जिस इन्फॉर्मेशन बेस पे फिल्म बनाई जाती हैं, ये इन्फॉर्मेशन बनी कैसे हैं। क्रियात्मक प्रणाली में इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि हमारे आसपास होने वाली दुनिया की जानकारी और जो समझ है ये हमारे अनुभवों से तो उपजी है कि हम संसार को कैसे देखते हैं। हमारी देखिए, जिस व्यक्ति की जितनी चेतना होगी, जितना विवेक होगा, उस हिसाब से क्या होगा, संसार को देखेगा। ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया में अनुभवों और यादों को ध्यान में रखा जाता है, स्मृति की बात की जाती है। आसपास की दुनिया का निर्माण हमारी भावनाओं और स्नेह के माध्यम से कैसे किया जाता है, इस चीज़ में हमें ये ध्यान दिया जाता है। अनुभवों को इमोशनली रूप से या प्रैक्टिकली रूप से ये चीज़ दिख जाती है
जितनी भी आत्मकथाएं हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्री का जो निर्माण हो रहा है इससे ही हो रहा है। फिल्मकार खुद ही उस फिल्म का पात्र और चरित्र होता है, वो इस फिल्म को बना रहा है, वो अदृश्य नहीं है। जैसे कि निक ब्रूमफील्ड की फिल्म है, निर्माण की शैली इसी तरीके की एक जीता जागता उदाहरण है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और इसमें से कोई सी प्रणाली आ जाए, आई होप सो हम वो प्रणाली कर दें। तो टोटल इस चैप्टर में फिल्म निर्माण की कितनी प्रणालियाँ बताई गई हैं? 6। काव्यात्मक, वर्णनात्मक, अवलोकनात्मक, प्रतिभागी, रिफ्लेक्सिव और क्रियात्मक। इन 6 प्रणाली के क्वेश्चन जो देगा वो ऐसे भी दे सकता है, किसी एक प्रणाली के बारे में पूछ ले या फिर 2 प्रणालियों में से अंतर स्पष्ट करने के लिए भी कह दे। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।